प्यारे दोस्तों, जैसे कि यह MP3 वीडियो में आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं, जिसमें TGT, PGT, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम PGT 2010 का साल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई। काला आजार का संचार होता है किसके द्वारा संचार की होता है? फ्लीबोटोमस। मतलब काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? फ्लीबोटोमस। काला आजार रोग लिस्मानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। मतलब कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है? लिस्मानिया के द्वारा। लिस्मानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। यह परजीवी का वाहक कौन है? बालू मक्खी। मतलब कैरियर कौन है? ले जाने वाला कौन है? फ्लीबोटोमस। और लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा काला आजार होता है। लिस्मानिया काला ला उसमें है, इसमें लिस्मानिया लिस्मानिया डोनोवेनी नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और बालू मक्खी या फ्लीबोटोमस क्या है? इसका वाहक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है, जिसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सक के परामर्श अनुसार इलाज कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है? मेटाजेनेसिस पीढ़ी एकांतरण ओवेलिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओवेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिलेंट्रेट है? तो सी पेन क्या है? एक सिलेंट्रेट है। पेनाट्यूला का सामान्य नाम सी पेन है, जो सिलेंट्रेट संघ का प्राणी है। इसके अतिरिक्त पॉलिप, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, सी एनीमोन आदि भी क्या है? सिलेंट्रेट हैं। सी पेन क्या है? सिलेंट्रेट है। हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, सी एनीमोन, ये सब पॉलिप क्या है? ये सिलेंट्रेट हैं। मतलब सी पेन, जिसे पेनाट्यूला का सामान्य नाम सी पेन कहते हैं, तो कौन सा सिलेंट्रेट है? सी पेन, इसमें क्या है? सिलेंट्रेट है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होता है? होता है? सिस्टोडा वर्ग के जंतुओं में क्या होता है? आहार नाल अनुपस्थित होता है। सिस्टोडा को सामान्य भाषा में टेपवर्म कहते हैं, या परजीवी है जिसमें सीलिया नहीं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र शरीर देखिए, सिस्टोडा क्या है? एक टेपवर्म है, टेपवर्म कहते हैं। यह टेपवर्म को सिस्टोडा कहते हैं। परजीवी होता है, सीलिया नहीं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र शरीर खंडित, देखिए सीलिया नहीं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र शरीर खंडित, सेगमेंटेड व पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र भी नहीं पाया जाता है। शरीर खंडित व पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। शरीर खंडित नहीं होते हैं, पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। टेपवर्म देखिए, तंत्रिका तंत्र शरीर खंडित, सेगमेंटेड व पाचन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। इनमें ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो बोट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन, बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है। बोट्राइडल टिश्यू इज फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? यूरिडिनेरिया में, जोक में बोट्राइडल ऊतक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से किस एक को रक्त बैंक के समान कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड ए साल्ट ऑफ बुक ब्लड बैंक किस अंग को कहते हैं? तो स्प्लीन, तिल्ली, स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है। स्प्लीन या तिल्ली एब्डामेन के ऊपर बाएं हिस्से में उपस्थित होता है, हमारे पेट के बाएं हिस्से में उपस्थित होता है। भिन्न व्यक्तियों में यह भिन्न आकार का होता है। सामान्य पर्पल रंग का 4 इंच का होता है, यह लगभग पर्पल रंग का होता है और 4 इंच का होता है। क्या? स्प्लीन, तिल्ली जो है ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है। श्वसन नाल किसके लार्वा में पाया जाता है? श्वसन नाल जो होता है, रिस्पायरेटरी साइफॉन इज फाउंड इन लार्वा क्यूलेक्स, किस में पाया जाता है? श्वसन नाल क्यूलेक्स के लार्वा में पाया जाता है। मोती उत्पन्न करने वाला भारतीय प्रजात है। मोती उत्पन्न करने वाला भारतीय प्रजात कौन सा? पिंक टांडा वल्गेरिस को मोती उत्पन्न की जाती है, मोती प्राप्त की जाती है। अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है? अरस्तु की लालटेन कार्निया वर्ग का लक्षण है। मतलब अरस्तु की लालटेन जो है इकॉर्निया मतलब इकाइनोडर्मेटा जिसे कहते हैं, इकॉर्नाइडिया वर्ग का लक्षण है। लार्वा ऑफ बैलेनोग्लासस का लार्वा को क्या कहते हैं? बैलेनोग्लासस के लार्वा को टर्नेरिया कहते हैं। बैलेनोग्लासस के सामान्य भाषा में एकॉर्नवर्म कहा जाता है। सामान्य भाषा में से क्या कहते हैं बैलेनोग्लासस को? एकॉर्नवर्म कहते हैं, या टंग वार्म या एकॉर्नवर्म कहते हैं। इसमें टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। किसमें? बैलेनोग्लासस में टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। विच वन ऑफ द ट्रू फिश
इनमें से कौन सी वास्तविक मछली है? इसमें से कौन सी वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या है? वास्तविक मछली है। अदर जितनी है जैसे व्हेल, कटल फिश, सिल्वर फिश है, क्या है? फॉल्स फिशेज हैं। फ्लाइंग फिश एक असली बोनी मछली है, यह वास्तविक मछली है। फ्लाइंग फिश क्या है? एक फ्लाइंग फिश जो होती है एक अस्थि बोनी फिश है, मतलब इसमें बोन्स पाए जाते हैं, बोनी फिश है और एक वास्तविक मछली है। निम्नलिखित मछलियाँ मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जैसे कटल फिश सीपिया में पाया जाता है, संग मोलास्का का है। डेविल फिश भी मोलास्का का है। डेविल फिश की क्या है? मोलास्का का है। स्टार फिश इकानोडर्मेटा का है। मिक्सिन या मोलास्का का है। मिक्सिन क्या है? मोलास्का का है। सोलन देखिए जेली फिश भी मोलास्का का है। कवचमीन आर्थ्रोपोडा का है। कैक्रिस जो आर्थ्रोपोडा का। रजत मीन भी आर्थ्रोपोडा का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्लाइंग फिश जो है किसका है? वास्तविक मछली है। अदर जितने हैं वो क्या हैं? इसमें से फॉल्स फिशेज हैं। और अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। गैनाइड सल्क पाए जाते हैं। गैनाइड सल्क किस पे पाए जाते हैं? लेपिडोस्टियस में। गैनाइड सल्क आर प्रेजेंट इन लेपिडोस्टियस में गैनाइड सल्क लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसे गैनाइड सल्क मत्स्य कहते हैं। गैनाइड सल्क लेपिडोस्टियस में पाए जाते हैं, इसलिए इसे गैनाइड मत्स्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिम्बलेस एम्फीबियन बिलोंग टू ऑर्डर। पादविहीन उभयचर किस गण में संबंध रखते हैं? पादविहीन जो उभयचर होते हैं, पादविहीन उभयचर किस गण से संबंध रखते हैं? जिम्नोफियोना। पादविहीन उभयचर एम्फीबियन जो होते हैं जिसमें पैर नहीं पाए जाते हैं, किस वर्ग में आते हैं या किस गण में से संबंध रखते हैं? जिम्नोफियोना गण से संबंधित होते हैं। आर्डर पादविहीन पैर के बिना जो भी एम्फीबियन हैं वो किस आर्डर में रखे गए हैं? तो जिम्नोफियोना में रखे गए हैं। पादविहीन उभयचर जिम्नोफियोना या एपोडा गण में से संबंध रखते हैं। एपोडा जिसे हम एपोडा भी कहते हैं, इसमें पैर नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। फोरोमेन ऑफ पेनाइजी किसके हृदय में पाया जाता है? फोरोमेन ऑफ पेनाइजी इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ किसके हृदय में? क्रोकोडाइल मगरमच्छ। फोरोमेन ऑफ पेनाइजी किसके हृदय में पाया जाता है? क्रोकोडाइल मगरमच्छ के। फोरोमेन ऑफ पेनाइजी इज फाउंड इन द हार्ट क्रोकोडाइल मगरमच्छ। फोरोमेन ऑफ पेनाइजी मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रक्तवाहिनी स्तनधारियों में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है? तो कौन सी रक्तवाहिनी जो है सबसे अधिक यूरिया ले जाती है? तो यकृत शिरा जो है सबसे अधिक ह्यूमन में जो रक्तवाहिनी स्तनधारियों में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया कहाँ होता है? हिपैटिक शिरा यकृत शिरा में। यकृत शिरा रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में यूरिया हिपैटिक शिरा में पाई जाती है। चूँकि यकृत लीवर कोशिकाओं से यूरिया का निर्माण होता है। सबसे कम मात्रा में यूरिया का निर्माण वृक्क शिरा में पाया जाता है। वृक्क शिरा में सबसे कम यूरिया पाया जाता है और लीवर की शिरा में क्या है? सबसे अधिक पाया जाता है। पीनियल क्या है? पीनियल इज एक अंतःस्रावी ग्रंथ है। पीनियल क्या है? एक अंतःस्रावी नलिका विहीन ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथ एक नलिका विहीन ग्रंथ है, डक्टलेस ग्रंथ है, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। यह मस्तिष्क की प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच एक खोखले वृत्त में सफ़ेद चपटी सी ग्रंथ है। पीनियल ग्रंथ एक खोखले वृत्त में, देखिए मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच एक खोखले वृत्त में सफ़ेद चपटी सी ग्रंथ है। इसे एलिकाइसिस सेरेब्राड भी कहते हैं। यह ग्रंथ मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है जो अमीनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सर्वाइकल सर्टी मतलब जिराफ में सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? जिराफ में जिनके गर्दन में सर्वाइकल ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। यह लगभग सभी स्तनधारियों में समान होता है। लगभग सभी स्तनधारियों में 7 ग्रीवा कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। समुद्री गाय सी काऊ में 6 ग्रीवा कशेरुका होती है। स्लोथ में 8 ग्रीवा कशेरुका पाई जाती है। देखिए सभी स्तनधारियों में 7 ग्रीवा कशेरुका पाई जाती है, जिसमें से आपने जिराफ में 7 होता है, समुद्री गाय में 6 होता है ग्रीवा कशेरुका और स्लोथ में 8 ग्रीवा कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध ग्रंथियाँ सूचक विहीन होती हैं। मेमरी ग्लैंड आज विदाउट टिट्स इन दूध ग्रंथियाँ
चूचक विहीन किसमें पाई जाती है? प्रोटोथीरिया में दूध ग्रंथियाँ चूचक विहीन होती हैं। प्रोटोथीरिया में दूध ग्रंथियाँ चूचक विहीन होती हैं। प्राणी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कौन सा प्राणी ऐसा है जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? मगरमच्छ अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? अंड कोशिका में, एग में। अंड कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, अतः यह माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका होता है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए किसमें पाया जाता है? ऑल ऑफ दीज, इन सभी में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। सर्कुलर वृत्ताकार डीएनए अणु बैक्टीरिया, नीलहरी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, इन सब में क्या पाया जाता है? कैसा? सर्कुलर डीएनए, वृत्तीय डीएनए, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है इनमें। ए मैमल्स व्हिच ले एग इज, एक स्तनधारी जो अंडे देता है उससे क्या कहते हैं? डकबिल प्लेटीपल्स, बतख चोच प्लेटीपल्स जो है, प्लेटीपल एक स्तनधारी है जो अंडे देते हैं या प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। ये प्रारंभिक स्तनी है। एकिडेना, बतख चोच, प्लेटीपस ये स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं और प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। ये प्रारंभिक स्तनी है। चूँकि स्तनधारियों का विकास सरीसृप से हुआ है, चूँकि स्तनधारियों का विकास सरीसृप से हुआ है, इसलिए इस समूह के जंतुओं में सरीसृप के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे इस उपवर्ग के जंतु सरीसृप की भांति अंडे देते हैं। जंतुओं के शरीर का ताप असमतापीय कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नर में विषण उदर गुहा में ही स्थित है। नर में जो है ये क्या होते हैं? प्रोटोथीरिया में जो है नर जो होते हैं उनके वृषण जो होते हैं, टेस्टिस होते हैं, क्या है? अंदर ही रहते हैं, उनके शरीर के अंदर रहते हैं। इनमें कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता है। इन जंतुओं में अवस्कर होता है। स्तनियों की भांति इस उपवर्ग में स्तन ग्रंथियाँ होती है, परंतु इसमें स्तनियों की भांति चूचू नहीं होते हैं। अंडों से निकलने के बाद बच्चे माँ का दूध पीते हैं। शरीर पर बाल पाए जाते हैं। शरीर पर बाल पाए जाते हैं। देह गुहा में डायफ्राम होता है। देह गुहा में क्या होता है? डायफ्राम होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में डायफ्राम नहीं होता है। मतलब देह गुहा में क्या डायफ्राम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोक में चूचक पाया जाता है। शुकर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट, जोक में शुकर पाए जाते हैं। जोक में जो चूसक पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? शरीर के अग्र तथा पश्च छोर पर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, दोनों छोर पर चूसक पाए जाते हैं। जोक में चूसक जो शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर पाए जाते हैं। नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इज मैनीज, मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या क्या होती है? 10 होती है। मनुष्य में आवश्यक एसेंशियल अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है, जो इस प्रकार है। आवश्यक मतलब जो बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन जो कि हमारे प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहला कोडान प्राप्त करता है। जो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहला कोडान मिथ्योनिन आता है। तो ये मिथ्योनिन भी क्या है? एसेंशियल अमीनो अम्ल है। फिनाइल एलिनिल, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वायलिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वायलिन, ये सभी क्या है? 10 जो है ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। किसकी ग्रंथि में हाइवेर्सियन तंत्र पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, किसकी अस्थि में हाइवेर्सियन तंत्र पाया जाता है? तो स्तनधारी की अस्थि में हाइवेर्सियन तंत्र पाया जाता है। स्तनधारियों में क्या है? सरीसृप में नहीं पाया जाता, मेढक में नहीं पाया जाता, पक्षी में नहीं पाए जाते। मैमल्स स्तनधारियों में जो है हाइवेर्सियन का नाल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 1.34 मिली ऑक्सीजन का संवहन होता है। इस प्रकार 100 ml शुद्ध रक्त 20 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है। 100 ml शुद्ध रक्त जो है 20 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हृदय स्पंदन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। हृदय स्पंदन को, अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन्स विथ स्टिमुलेट हार्ट बीट को कौन स्टिमुलेट करता है? एड्रेनलिन जो हार्मोन्स जो होता है या हार्ट बीट को क्या करता है? उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है, उत्तेजित करने वाला। तो एड्रेनलिन हृदय को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स एड्रेनलिन है। यह हार्मोन्स अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कार्यकारी अंगों रिफ्लेक्टर आर्गन को प्रभावित करता है। कार्यकारी अंगों पर प्रभाव होने के कारण एड्रेनलिन आरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है।
आरेखित पेशियों को उत्तेजित करता है, जिससे त्वचा, आंतरंगों में रुधिर वाहिनियों, कोशिकाओं की दीवार सिकुड़ जाती है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। रुधिर दाब बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पुतली फैल जाती है, आंखें चौड़ी फटी हो जाती हैं, श्वसन का तीव्र हो जाता है और पसीना बहुत आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किडनी स्टोन आर क्रिस्टल्स ऑफ। गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी किससे बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल होता है। यह रसायन क्रिस्टल है जो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। यह यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो 10 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 10 जोड़ी, 10 पेयर होती है। 10 पेयर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेढक में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिकाओं की संख्या 10 और 20 होती है। लेकिन आपको कितने जोड़ी होती है? जोड़ी पूछा जाए 10, और कितनी तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। 10 जोड़ी 20 होती है, मतलब 20 तंत्रिकाएं होती हैं। 20 होती है लेकिन 10 जोड़ी होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, 20, संख्या कितनी होती है? 20, लेकिन 10 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जित पदार्थ है। केचुए का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? केचुए का उत्सर्जित पदार्थ जो है अमोनिया, यूरिया। केचुए का उत्सर्जित पदार्थ जो है अमोनिया तथा यूरिया दोनों है। केचुए का उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया तथा यूरिया दोनों है। केचुए में उत्सर्जित उत्पाद अमोनिया, यूरिया है। केचुए के मूत्र में अधिकांश मात्रा में यूरिया, कुछ मात्रा में अमोनिया या काइटिनिन होता है। इसी कारण केचुए को यूरियोटेलिक प्राणी कहा जाता है। इसलिए केचुए को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक प्राणी कहा जाता है। यूरिक अम्ल बिल्कुल नहीं होता है, इसमें यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता है, मूत्र अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, काइटिन युक्त वाहक कंकाल पाया जाता है। ये काइटिन एक्सोक्राइन अकर्स इन। काइटिन वाहक कंकाल किस में पाया जाता है? इंसेक्ट में। काइटिन युक्त वाहक कंकाल कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आपका अक्रोचिस तिलचट्टे का अंडा होता है। तिलचट्टे का अंडा जो होता है सेंट्रोल स्थल होता है। तिलचट्टे में सेंट्रोल प्रकार का अंडा पाया जाता है। एल स्थल किसमें पाया जाता है? मानव और दूसरे स्तनधारी प्लेसेंटल स्तनधारियों में पाया जाता है, जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है, उसमें एल स्थल अंडा पाया जाता है। माइक्रोल स्थल जिसमें कम मात्रा में याक पाया जाता है, क्या है इसमें? उदाहरण, इकाइनोडर्मेटा सी अर्चिन में माइक्रोल स्थल। ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियाक्सस, मार्सुपियल्स, मतलब इकाइनोडर्मेटा में, सी अर्चिन में ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियाक्सस, मार्सुपियल्स में माइक्रोल स्थल होता है। मिसोल स्थल क्या होता है? लंग्स फिशेज उभयचर प्राणियों में पाया जाता है। मेढक टोड में मिसोल स्थल उभयचर प्राणियों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या होती है। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या 30 होती है, मतलब दोनों हाथों में 30-30 होता है। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। प्रत्येक अग्रपाद हाथ के ऊपरी भाग अपर भाग में एक लंबी ह्यूमरस होती है, उसके नीचे लोअर में 2 अस्थियां होती हैं, रेडियस और अल्ना होती है। हाथ और पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। हाथ और पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिसे कार्पल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। उसके आगे प्रत्येक पंजे में 5 लंबी अस्थियां मेटाकार्पल्स होती है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कलाई में क्या पाया जाए? कार्पल्स पाई जाती हैं, उसके आगे मेटाकार्पल्स होती हैं। पंजे के बाद 4 अंगुलियों में प्रत्येक में 3-3 अंगुलियां होती हैं। 4 अंगुलियों में 3-3 होती हैं, लेकिन 2 अंगुलास्थ तथा अंगूठे में 2 अंगुलास्थ होती है। अंगूठा में 2 पाई जाती है और सभी में 4 में जो होती है 3-3 पाई जाती है। इस प्रकार दोनों अग्रपादों में कुल 60 अस्थियां होती है और दाहिने हाथ की हड्डियों में 30 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार दोनों हाथ के में 30-30 हड्डियां पाई जाती हैं। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्प जहरीला नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉट पॉइजनस। कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पाइथन नहीं है, जब जहरीला नहीं, जबकि कोबरा, करैत, वाइपर ये सब क्या है? जहरीले हैं। पाइथन जो है जहरीला नहीं होता। सबसे बड़ा विषहीन सर्प है पाइथन, क्या है? सबसे बड़ा विषहीन सर्प है। शेष, कोबरा, करैत और वाइपर ये कैसे हैं? जहरीले सर्प हैं। अगला क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन। पाचन तंत्र नहीं पाया जाता किसमें? टीनिया में। टीनिया सोलियम में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, जबकि स्केरिस में, काकरोच में, अर्थवार्म में क्या है? पाचन तंत्र पाया जाता है। टीनिया में
टेपवार में टीनिया में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, टीनिया सोले में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, अतः यह परपोषी से बचा पोषण भोज पदार्थ शरीर की सतह में विषण द्वारा ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है किसके? केचुए अर्थवार केचुए के रक्त प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण इसका रुधिर लाल है। प्लाज्मा में वर्णविहीन कणिकाएं, देखिए प्लाज्मा में नॉन पिगमेंटेड कैप्सूल्स होती हैं। ये रुधिर के श्वेत रुधिराणुओं के समान होती हैं। ये रुधिर के श्वेत रुधिराणुओं के समान। तो हीमोग्लोबिन किसमें घुला होता है? जानिए, हीमोग्लोबिन केचुआ के रक्त प्लाज्मा में घुला होता है। अगला क्वेश्चन है, युग्मोद्भिद मुख्य पौधा है द गैमेटोफाइट, द मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट कौन होता है? गैमेटोफाइट के रूप में मुख्य पौधा कौन होता है? तो देखिए ब्रायोफाइटा का पौधा जो होता है गैमेटोफाइट प्रकार का मुख्य पौधा। मेन प्लांट जो होता है उसका क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। शैवाल और ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट एंड एल्गी युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट होता है। जबकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मुख्य पौधा स्पोरोफाइट 2n प्रकार का होता है। मुख्य पौधा क्या होता है? 2n प्रकार का होता है। तो मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मुख्य पौधा 2n प्रकार का होता है। शैवाल और ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्क्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी, कार्बोहाइड्रेट का आर्क्यू होता है कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट का आर्क्यू जो होता है 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का आर्क्यू मतलब CO2 का वॉल्यूम ऑफ CO2 और वॉल्यूम ऑफ CO2 को हम देखते हैं, तो इसके आधार पर हम इसको निकालते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग को करते हैं। खरगोश के दाएं और बाएं फेफड़े में पिंड की संख्या होती है। देखिए खरगोश के, जैसे हम लोगों में क्या है, स्तनधारियों में क्या आता है, दाहिने में 3 और बाएं में 2 पिंड पाए जाते हैं। लेकिन खरगोश में से पूछा जाए दाएं और बाएं पिंडों की संख्या कितनी होती है? दाएं में क्या होता है? खरगोश में दाएं में 4 पाई जाती हैं और बाएं में 2, दाहिने में 4 और बाएं में 2 पिंड पाए जाते हैं। खरगोश के दाएं फेफड़े के पिंडों की संख्या 4 होती है, दाहिने में 4 पिंड होते हैं। एंटेरिया एंजाइगस, देखिए इसमें अलग अलग कंडे और उसमें 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड होता है। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड को हम क्या कहते हैं? कॉक्सा कहते हैं। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड को हम कॉक्सा कहते हैं। नवजात बच्चे अंधे बहरे और बालविहीन होते हैं। नवजात बच्चे अंधे बहरे और बालविहीन होते हैं, किसके होते हैं? तो रैबिट, खरगोश के। नवजात बच्चे जो इनके होते हैं अंधे बहरे और बालविहीन होते हैं, किसमें? खरगोश में इस प्रकार की कंडीशन होती है। खरगोश के बच्चे जो होते हैं जब जन्म लेते हैं तो उनके बच्चे कैसे होते हैं? अंधे बहरे और बालविहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्नैक्स लिविंग इन डिजर्ट आर मेनली, मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुक्त होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुक्त होते हैं यूरिकोटेलिक, मरुस्थल में पाए जाने वाले सर्प मुक्त यूरिकोटेलिक होते हैं। उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर जंतुओं का यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं? इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। सरीसृप, छिपकली, सर्प आदि पक्षी, छिपकलियाँ, सर्प और पक्षी इत्यादि में यूरिकोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक क्या है? जिन जंतुओं का उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया हो, जैसे मछलियाँ, क्रस्टेशियन, कुछ प्रोटोजोवन। और यूरिकोटेलिक क्या है? इन जंतुओं का मुख्य उत्सर्जित यूरिया होता है, जैसे मेढक और स्तनधारी। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन इज बाइसेक्सुअल एनिमल, कौन एक जंतु द्विलिंगी है? कौन एक द्विलिंगी है? लीच, जोक क्या है? द्विलिंगी है। जोक द्विलिंगी जंतु है, जबकि स्कैरी शहद की मक्खी, घरेलू मक्खी एक लिंगी जंतु है। शहद की मक्खी, घरेलू मक्खी जो एक लिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन है, विषैले सर्पों में 20 दंत जुड़े होते हैं। विषैले सर्पों में 20 दंत किससे जुड़े होते हैं? मैक्सिला से। विषैले सर्पों में 20 दंत किससे जुड़े होते हैं? मैक्सिला से। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होते हैं। रुधिर में सभी उत्सर्जित पदार्थों को हटाना, आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखना, मतलब सभी अनावश्यक जो तत्व होते हैं रुधिर में उनको हटाना, आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखना, ये दोनों ही वृक्क के भीतर नेफ्रॉन द्वारा संपन्न होते हैं। रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों को 2 चरणों में हटाया जाता है, एक निस्यंदन फिल्ट्रेशन के द्वारा और दूसरा पुनः अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन। 2 क्रियाएं होती है नेफ्रॉन में, 2 क्रियाएं होती हैं। फिल्ट्रेशन, पहले फिल्ट्रेशन करता है, फिर
री एब्जॉर्प्शन होता है, फिर री एब्जॉर्प्शन होता है, फिर से पुनः अवशोषण होता है। तो इस प्रकार की क्रिया नेफ्रॉन में पाई जाती है। तो नेफ्रॉन जो होती है कार्यात्मक इकाई किसकी है? वृक्क की है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं? पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को क्या कहते हैं? कच्ची लाख को शैलेक कहते हैं। कच्ची लाख को क्या कहते हैं? पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को शैलेक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुलक मोड होता है। मोड क्या है? मोड सर्वाधिक सामान्य मान। सर्वाधिक सामान्य मान जो होता है मोड जो बहुलक होता है, बहुलक सर्वाधिक सामान्य मान होता है। बारंबारता बंटन में वेरिएट का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बंटन या बहुलक कहलाता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बंटन या बहुलक कहलाता है। जैसे भारतीय नागरिकों की ऊंचाई 6 इंच है, अर्थात भारत में अधिकतर नागरिकों की ऊंचाई 66 इंच होती है, 6 इंच होती है, 6 इंच होती है, बल्कि 6 अधिकतर भारतीय की ऊंचाई 6 इंच होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुलक जो बार बार आए। तो बहुलक क्या होता है? सर्वाधिक सामान्य मान। सर्वाधिक सामान्य मान को हम बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जनन क्षमता में कमी या जननांग पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे अधिक रक्तस्राव होता है। इसी प्रकार विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B2 से किलोसिन, विटामिन B5 से पेलाग्रा, विटामिन B6 से रक्त छीड़ता चर्म रोग, पेशी ऐंठन होता है। B6 की कमी से। विटामिन B3 से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम। विटामिन एस से चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B9 रक्त छीड़ता, कुंठित वृद्धता। विटामिन B12 की कमी से रक्त छीड़ता का रोग हो जाता है या तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ आदि रोग हो जाते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर का कार्य क्या है? रक्त स्पंदन आरंभ करना। पेसमेकर का कार्य क्या है? हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना, इनिशिएट करना। तो हृदय स्पंदन को शुरू करने का कार्य क्या है? पेसमेकर का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। पिट्यूटरी ग्रंथ जो कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथ को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्रंथ से को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित हार्मोन्स कौन से होते हैं? एंटीरियर लोब आर एडिनो हाइपोफाइसिस से अग्रपाल से कौन कौन से लोग पिट्यूटरी ग्रंथ से अग्रपाल से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? पहला है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, एडिनोकार्योट्रॉपिक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। ये हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथ के अग्रपाल से एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीशन होता है। अगला क्वेश्चन है दुम अभिधोलन नृत्य किसकी भाषा है? टेलवेजिंग डांस इन द लैंग्वेज ऑफ। टेलवेजिंग डांस किसका लैंग्वेज है? डांस है। टेलवेजिंग डांस जो होता है ये मधुमक्खी की भाषा है। स्काउट मक्खियों द्वारा नाच द्वारा सूचना का प्रसारण तब करती हैं जब नया भोजन स्रोत 36 से 75 मीटर से अधिक दूर होता है। इस नाच द्वारा भोजन स्रोत की दूरी और सूर्य के अंतरिक्ष उसकी दिशा के ज्ञान का प्रसारण होता है, जिसमें स्काउट मक्खी पहले एक सीधी रेखा में तेजी से चलती है, फिर इस रेखा की एक और अर्धवृत्ताकार पथ पर चलकर वापस इसी सीधी रेखा पर चलती है, फिर इस रेखा से दूसरी ओर अर्धवृत्ताकार पथ पर चलकर वापस सीधी रेखा पर चलती है। यही गति बार बार दोहराई जाती है। सीधी रेखा पर चलते समय उस उदर के पिछले अर्थात कुछ भाग को तेजी से दाएं बाएं हिलाती है, साथ ही पंखों को फड़फड़ाकर मंद ध्वनि उत्पन्न करती है। सीधी रेखा पर मक्खी की गति की दिशा में सूर्य के वर्तमान स्थिति के अनुसार भोजन स्रोत की दिशा का ज्ञान होता है। पूर्ण नाच की दर तथा सीधी रेखा पर चलते समय दुम डोलने की दर एवं ध्वनि की तीव्रता से स्रोत की दूरी का ज्ञान होता है। यदि सीधी रेखा पर मधुमक्खी छत्ते से ऊपर से नीचे की ओर चलती है, छत्ते से ऊपर से नीचे की ओर चलती है तो स्रोत छत्ते से सूर्य की ओर न होकर विपरीत दिशा में है। मतलब मधुमक्खी छत्ते से ऊपर से नीचे की ओर चलती है तो स्रोत सूर्य की ओर ना होकर विपरीत दिशा, सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ऊपर से नीचे अगर मूवमेंट कर रही है तो सूर्य से विपरीत दिशा में होगी।
यदि वह गति नीचे से ऊपर होती है तो स्रोत सूर्य की दिशा में होता है। तो स्रोत जो होता है मधु जो फ्लावर है या मधु भोजन का स्रोत जो है वह कहाँ सूर्य की दिशा में होगा, कब, वह जब गति नीचे से ऊपर करेगी। मधुमक्खी जब छत्ते के आसपास रहेगी, नीचे से ऊपर गति मूवमेंट कर रही है, तो वह स्रोत जो भोजन का स्रोत होगा सूर्य की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिका यदि काट दी जाए तो हृदय मायोजेनिक हृदय में देखिए क्या होगा, तो लयबद्ध रूप से हृदय धड़कता रहेगा। मायोजेनिक हृदय में जाने वाली तंत्रिकाएं यदि काट दी जाए तो हृदय लयबद्ध रूप से धड़कता रहेगा। अग्नाशय स्रावित करता है। अग्नाशय क्या साबित करता है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स जो है क्या अग्नाशय स्रावित करता है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। अल्फा सेल्स से ग्लूकेगान हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल से क्या इंसुलिन स्रावित होता है, और अल्फा बीटा गामा से डेल्टा से क्या स्रावित होता है, अल्फा बीटा और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है अग्नाशय से होता है। तो आपसे पूछा जाए तो कौन सी सेल करती है, डेल्टा सेल करती है। अल्फा सेल ग्लूकेगान, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल जो होती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन अग्नाशय करती है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन अग्नाशय करती है। किस सेल से करती है, डेल्टा सेल से करती है। अल्फा सेल से ग्लूकेगान, बीटा सेल से इंसुलिन, और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन अग्नाशय करता है। वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, वर्कर्स जो होती है हनी बी की वर्कर समाज में श्रमिक होते हैं, तो क्या इसे किस प्रकार के होते हैं, बंध मादा होते हैं। तो मधुमक्खी समाज में श्रमिक जो होते हैं वो बंध मादा होती हैं। बंध क्या होती है, श्रमिक होती है, बंध होती है। मधुमक्खी समाज में श्रमिक वर्कर बंध मादा होती हैं। मधुमक्खी का कॉलोनी में 3 स्तर में विभाजित किया गया। श्रमिक बंध होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ड्रोन्स क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं, रानी क्या होते हैं, फर्टाइल फीमेल होती हैं। तो इस प्रकार से बंध क्या होता है, कौन होता है, श्रमिक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, निम्नलिखित खाद्य मछलियों में कौन है जो उत्तर प्रदेश में पाली जाती है, यद्यपि भारत की देशज नहीं है, भारत की देशज नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। तो हाइपोथैलेमिकथिस मल्टिस हाइपोथैलेमिकथिस मॉलिट्रिक्स जो होती है, हाइपोथैलेमिक्स मॉनिट्रिस एक खाद्य मछली है जो उत्तर प्रदेश में पाली जाती है, जब भारत की देशज नहीं है। या क्या है, एक खाद्य मछली है जो उत्तर प्रदेश में पाली जाती है, जब भारत की देशज नहीं है। तो लाख इज प्रोड्यूस, लाख उत्पन्न होता है। लाख किसके द्वारा उत्पन्न, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम होता है। लाख जो होता है, लाख मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की सर्वश्रेष्ठ आदर्श विधि है। कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, मध्यिका, मीडियम है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन के सर्वश्रेष्ठ आदर्श विधि कौन है, मध्यिका, मीडियम, मध्यिका है। उपरोक्त विकल्प में से यही नहीं दिया गया है, अतः विकल्प डी सही है। तो इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, यदि 7 परीक्षणों का समांतर माध्य 100, यदि 7 परीक्षणों का समांतर माध्य 100 तथा 3 परीक्षणों का समांतर माध्य 50 है, तो सामूहिक रूप से इनका समांतर माध्य क्या होगा। तो क्या समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन प्लस एक्स एप्सिलॉन एन, मतलब 7 परीक्षणों का समांतर माध्य क्या होगा, 7 परीक्षणों का मतलब 7 गुणे 100 हो जाएगा, मतलब समांतर माध्य 100 था तो 7 गुणे 100 कर दो तो 700। 3 परीक्षणों का समांतर माध्य 3 गुणे 50 कर दो तो 150 आया। तो फार्मूला जो है, फार्मूले पे आप रखें तो क्या होगा, समीशन प्लस एक्स साई, मतलब इसमें क्या होगा, 100 जो हम 850, देखिए अब क्या होगा, जो आप 700 आया 150 आया, 700 और 150 आया, उसको हम 850 प्लस कर दीजिए और 850 आया। और यन कितनी मात्रा है, उनकी संख्या कितनी थी, 7 और 3 थी, 10 हो गया। 7 और 3 परीक्षण थे, समांतर माध्य जो आया उसको जोड़कर, समांतर माध्य जो आया उसको हम जोड़ दिए, और जो उनकी संख्या टोटल संख्या है 7 और 3, 7 और 7 से देखिए 7 परीक्षणों का समांतर माध्य 100 था, 700 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। 3 परीक्षणों का तो 7 3 10 ये हो गया, और 700 और 150 ये क्या हुआ, 850 हो गया। तो इससे मल्टीप्लाई कर देने पे हमारा पूरा टोटल समांतर माध्य मालूम हो जाता है। तो टोटल समांतर माध्य जो होता है 85 होता है। अगला क्वेश्चन है 110, 10वां क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है, कार्ल्स पियर्सन को कोटि से संबंध गुणांक महत्वपूर्ण है यदि
कार्ल पियर्सन को कोड सहसंबंध गुणांक महत्वपूर्ण है यदि, तो इसमें से आर कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक -1, देखिए क्या होता है, -1 से +1 के बीच होता है। -1 का अर्थ है स्ट्रांग निगेटिव और प्लस का अर्थ है स्ट्रांग पॉजिटिव, 0 का अर्थ है सहसंबंध गुणांक है ही नहीं। तो यहाँ पे आर अधिक होगा 0.75 से। किसे पादप कार्यकी का जनक माना जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? प्लांट फिजियोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी के पिता कौन हैं? तो स्टेफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी के पिता कहा जाता है। स्टेफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है टीपीएन का अर्थ है, टीपीएन का क्या अर्थ है? ट्राईफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड। टीपीएन का अर्थ है ट्राईफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड है। अगला क्वेश्चन है म्योसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, म्योसिस को सबसे पहले किसने देखा? फार्मर और मुरे ने 1905 में फार्मर और मुरे ने म्योसिस को सबसे पहले खोज की। म्योसिस की खोज फार्मर और मुरे ने सबसे पहले 1905 में किया था। कोढ़ का कारण है, कोढ़ जो रोग होता है, लेप्रोसी जो रोग होता है, काज किसके द्वारा होता है, किस एजेंट के द्वारा है? तो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कोढ़ का कारण माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है। लेप्रोसी को हैंसेस डिजीज भी कहते हैं, लेप्रोसी को हैंसेस डिजीज भी कहते हैं। यह एक दीर्घकालिक विकार है। अगला क्वेश्चन है भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है? भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। जो हमारा संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन, उसको भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करना, तो वसा, ना तो प्रोटीन, ना तो रुधिर प्रोटीन, ना तो पेशी प्रोटीन, इनको नहीं, ग्लाइकोजन का यूज करता है। जो हमारे भोजन शरीर में संचित भोजन होता है, स्टोर भोजन होता है, उसको यूज करता है। अगला क्वेश्चन है द जंक्शन ऑफ एन एक्सान इस एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड। एक्सान और डेंड्राइट के संध क्या कहते हैं? एक्सान और डेंड्राइट के संध को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। युग्मानुबंधन कहते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का संदेश का कार्य करता है, इसे ही एक्सान कहते हैं। एक्सान क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं। इसका अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिनको साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। यह नोब्स दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के नोब्स के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करती है, जिसे साइनेप्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फील्ड कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा रखती है। फील्ड कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा रखती है, कौन सी? कैपिलरी एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी कोशिकी तथा आर्द्रता जल। फील्ड कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा रखती है, केशिकी तथा आर्द्रता जल। फील्ड कैपेसिटी कोशिका जल, कैपिलरी वाटर प्लस आर्द्रताग्राही हाइड्रोस्कोपिक वाटर प्लस जलवाष्प प्लस कंबाइंड वाटर गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर, ये सब क्या है? फील्ड कैपेसिटी होती है। केशिका जल, आर्द्रताग्राही, जलवाष्प, हाँ, और कंबाइंड वाटर, गुरुत्वीय जल, ये सभी जल जो होते हैं क्या होते हैं? फील्ड कैपेसिटी कहलाते हैं। तो कैपिलरी और हाइड्रोस्कोपिक आपके जो है ऑप्शन में है, तो कैपिलरी और हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है क्या होता है? यह फील्ड कैपेसिटी की क्षमता जो मृदा रखती है, कैपिलरी और हाइड्रोस्कोपिक वाटर के द्वारा फील्ड कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप इतना जानिए कि इसमें फील्ड कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा रखती है, कौन सी क्षमता? कोशिकीय तथा आर्द्रता जल, कोशिकीय और आर्द्रता जल एक में इसका सही है। तो क्वाड्रिसेप्स, अगला क्वेश्चन है क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान है। क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनेमियस पेशी किस में पाई जाती है? तो हाँ, टांगों में पाई जाती है। क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनेमियस पेशी पाई जाती है, लेग्स टांगों में पाई जाती है। क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनेमियस पेशी टांगों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब होता है। सिस्टोलिक दाब कितना होता है? 120 mm होता है, SG होता है, और डायस्टोलिक दाब जो होता है 80 mm होता है। वयस्क मानव में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब जो 120 mm और 80 mm SG होता है। नीलेश, देखिए क्या होता है, नीले संप्रकुंचन के कारण सिस्टोलिक फेज में जिस दाब से रुधिर धमनियों में बहता है उसे सिस्टोलिक दाब कहते हैं। नीले जब जो क्या होता है? सिस्टोल होता है, प्रकुंचन होता है, और यह सबसे अधिक रुधिर दाब देखिए इसे क्या कहते हैं? रुधिर
यह सबसे अधिक रुधिर दबाव, इसी दबाव के प्रभाव से रुधिर धमनियों में बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों का मध्य स्तर अधिक मोटा तथा लचीला होता है। इस दबाव को सहन करने के लिए धमनियों का मध्य स्तर अधिक मोटा और लचीला होता है। हृदय की विराम अवस्था, हृदय की विराम अवस्था डायस्टोलिक प्रावस्था के समय रुधिर जिस दबाव से रुधिर धमनियों में बहता है उसे डायस्टोलिक दाब कहते हैं। रुधिर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव को मापने के लिए स्फैग्मोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लाख शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? भारतीय लाख शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? स्थित रांची में। भारतीय लाख शोध संस्थान स्थित है रांची में। भारतीय लाख शोध संस्थान रांची में स्थित। यहाँ रांची के नामकुम नामक स्थान पर है। रांची में लाख शोध संस्थान कहाँ पे? नामकुम नामक स्थान पर है। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो मोती उद्योग के लिए क्लियोना जो होता है, मोती उद्योग के लिए कौन सा हानिकारक होता है स्पंज? क्लियोना जो बोरिंग स्पंज भी कहते हैं, यह स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। क्लियोना को बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। यह स्पंज क्लियोना कहो या बोरिंग स्पंज कहो, ये क्या करते हैं? यह स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होते हैं। जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हो तो उनके बच्चे हो सकते हैं। अगर दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हों तो उनके बच्चे किस प्रकार के होंगे? जब जो दोनों जनक तो उनके बच्चे जो हैं ए बी एंड ए बी ब्लड वर्ग, ए बी एक हो सकते हैं, बी के हो सकते हैं और ए बी रुधिर वर्ग के हो सकते हैं। ये दोनों माता पिता ए बी वर्ग के हैं तो उनके बच्चे ए के हो सकते हैं, ए रुधिर वर्ग के हो सकते हैं, बी रुधिर वर्ग के हो सकते हैं, ए बी रुधिर वर्ग के हो सकते हैं। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। निम्न में से कौन समजात अंग है? समजात अंग होमोलागस आर्गन्स क्या होते हैं? तो होमोलागस आर्गन्स कौन है? तो निम्न में से कौन सा होमोलागस आर्गन्स है? मानव के हाथ और पक्षी के पंख। मानव के हाथ और पक्षी के पंख जो है होमोलागस हैं। विभिन्न जीव जातियों में वे अंग जिनमें भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होने के कारण मौलिक समानता होती है समजात अंग होते हैं। चमगादड़ का अग्रपाद, व्हेल, सील जैसे स्तनियों के अग्रपाद, घोड़ों के खुर, मानव के हाथ, अंगुलियों आदि समजात अंग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? मस्तिष्क ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ब्रेन किससे ओरिजिनेट होता है? तो एक्टोडर्म से होता है। मस्तिष्क और अन्य तंत्र की ऊतक की उत्पत्ति वाह स्त्री एक्टोडर्म होती है। कंकाल संयोजी ऊतक भी की उत्पत्ति मध्य स्तर, कंकाल तथा संयोजी ऊतक की मध्य स्तर से बनते हैं। यकृत की उत्पत्ति अंतः एंडोडर्म से होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में मूत्र करता है तथा अत्यधिक पानी पीता है किंतु उसका रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य है, यह स्थिति किसका परिणाम हो सकता है? पश्च पीयूष में वैसोप्रेसिन श्रावण में कमी। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स में कमी। वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसकी कमी से अधिक मात्रा में मूत्र निकलता है। यह एक न्यूरोफिशियल हार्मोन्स है जो अधिकांश स्त्रियों में पाया जाता है। यह शरीर में जल की मात्रा को संतुलित किए रहता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है शरीर में जल की मात्रा को संतुलित किए रहता है। अगला क्वेश्चन है, क्राउन गॉल रोग होता है। क्राउन गॉल रोग किसके द्वारा होता है? एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। क्राउन गॉल रोग जो होता है एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका अन्य नाम राइजोबियम रेडिबैक्टर या एग्रोबैक्टीरियम रेडोबैक्टर है। इसकी 140 प्रजातियों के कारण क्राउन गॉल रोग होता है। क्राउन गॉल रोग में ट्यूबर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्राउन गॉल में क्या होता है? ट्यूबर की स्थिति हो जाती है। किसके द्वारा होता है? एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। क्राउन गॉल एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। साई मल्टीप्लाई 174 जो बैक्टीरिया फेज वायरस होता है, बैक्टीरिया फेज होता है, उसमें किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है? तो उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। एकल सूत्री डीएनए प्रेजेंट होता है, यस डीएनए होता है। तो इस बैक्टीरिया फेज विषाणु इसमें क्या होता है? सिंगल बेस अनुक्रम वाला जीनोम होता है। यह बैक्टीरिया फेज के बारे में फ्रेड सेंगर और उसकी टीम द्वारा फ्रेड सेंगर वैज्ञानिक थे और उसकी टीम द्वारा 1977 में बताया गया। अगला क्वेश्चन है, आलू में वार्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है। आलू में वार्ट रोग किसके कारण होता है? आलू में वार्ट रोग डिजीज की उत्पत्ति सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होता है या फंगस है। सिनकाइट्रियम
बायोटिकम ये फंगस है जिसमें आलू में वार्ड रोग होता है। आलू के बीच में धब्बे दिखाई देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? आलू की वार्ड रोग कहते हैं। किसके द्वारा होता है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। कौकों में हेट्रोथैलिम्स की खोज करता थे। कौकों में हेट्रोथैलिम्स की खोज किसने किया था? तो एएफ ब्लैक्सली कौकों में हेट्रोथैलिज्म की खोज किए थे। हेट्रोथैलिज्म कवक क्या है? हेट्रोथैलिज्म भी होते हैं। कौकों में हेट्रोथैलिज्म के खोजकर्ता एएफ ब्लैक्सली 1904 में किए थे। उन्होंने हेट्रोथैलिम्स की खोज फंगस में 1904 ईस्वी में किए थे। हेट्रोथैलिम्स कवकों की विशेषता है, इसमें क्या होता है? कवकों की विभिन्न प्रजातियाँ, विभिन्न न्यूक्लिक अम्ल जो होता है कंट्रीब्यूट के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। मतलब उन्हीं में विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न न्यूक्लिक कंट्रीब्यूशन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो कवकों में हेट्रोथैलिम्स की खोजकर्ता किसने थी? एएफ ब्लैक्सली हेट्रोथैलिम्स की खोज किए थे। शैवाल जिसे उच्च प्रोटीन आहार के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा शैवाल है जिसमें उच्च प्रोटीन के लिए उपयोग में लाया जाता है? स्पाइरुलिना नामक शैवाल प्रयोग उच्च प्रोटीन आहार के लिए किया जाता है। अगार अगार को व्यावसायिक स्तर पर किसके सदस्यों से प्राप्त किया जाता है? अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? रोडोफाइसी से, रोडोफाइसी वर्ग से प्राप्त किया जाता है, न कि क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी। तो रोडोफाइसी इंडिविजुअल रोडोफाइसी सदस्यों से अगार अगार प्राप्त किया जाता है। अगार अगार को व्यावसायिक स्तर पर लाल शैवाल रोडोफाइसी के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में पौधों को संवर्धन, मतलब लाल शैवाल से जो अगार अगार प्राप्त किया जाता है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन, तना, जेल, आइसक्रीम आदि में प्रयोग किया जाता है। मतलब अगार अगार का प्रयोग संवर्धन, तना, जेल, आइसक्रीम आदि में प्रयुक्त होता है। यह पदार्थ तापरोधन, ध्वनिरोधन, कृत्रिम रेशे, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने के काम में भी आता है। अगार अगार का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसकी बातें हो रही थी। यह पदार्थ ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार जो रेड एलगी होता है, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीट मास है। पीट मास क्या है? स्फेगनम को हम क्या कहते हैं? पीट मास भी कहते हैं। स्फेगनम को हम क्या कहते हैं? पीट मास या बॉग मास। देखिए दो नाम है, स्फेगनम का दो नाम है, पीट मास या बॉग मास, BOG बॉग मास कहते हैं। इसकी लगभग 340 जातियाँ जो विश्व में प्रत्येक हिस्से में पाई जाती हैं। यह एक बहुवर्षीय पौधा है। स्फेगनम जो है एक पीट मास या बॉग मास कहते हैं। पादप जगत के उभयचर हैं। पादप जगत के उभयचर को किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। ब्रायोफाइट पहला स्थलीय पादप है, लेकिन निषेचन के समय जल की आवश्यकता होती है। इसका जीवन चक्र और जल निषेचन के समय दोनों स्थानों पर पाया जाता है। देखिए इसका जीवन चक्र व जल निषेचन के समय दोनों स्थानों पर पाया जाता है। देखिए ब्रायोफाइट क्या था? पादप जगत का पहला उभयचर है जो स्थल पे आने वाला पहला स्थलीय पादप है, लेकिन निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है एक जलीय ब्रायोफाइटा है। एक जलीय ब्रायोफाइटा कौन सा है? जलीय ब्रायोफाइट रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट्स है। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट है। रिक्सिया फ्लूटेंस पादप जगत के अंतर्गत आता है। यह रिक्सियेसी कुल का पौधा है। एंथोसिरास एवं हार्नवर्ड्स है। एंथोसिरास एक हार्नवर्ड है। एंथोसिरास को क्या कहा जाता है? हार्नवर्ड्स कहा जाता है। एंथोसिरास को हम क्या कहते हैं? हार्नवर्ड्स कहते हैं। यह एंथोसिरोडेसी कुल के अंतर्गत आता है। स्फेगनम को पीट मास भी कहा जाता है। स्फेगनम को क्या कहते हैं? पीट मास कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। किसके तने में ट्रेविकुली अंतः त्वचा पाई जाती है? ट्रेविकुली इंडोडर्मिस अकर्स इन द स्टेम किसके में पाया जाता है? सिलेजिनेला के तने में। किसके तने में ट्रेविकुली पाई जाती है? सिलेजिनेला के तने में ट्रेविकुली अंतः त्वचा ट्रेविकुली इंडोडर्मिस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिलेजिनेला में। निम्नलिखित में से कौन से एक वॉकिंग फर्न है? वॉकिंग फर्न क्या है? एडिएटम कार्डेटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। एडिएटम राइजोफाइलम को भी वॉकिंग फर्न कहा जाता है। एडिएटम राइजोफाइलम को भी वॉकिंग फर्न कहा जाता है। इनकी पत्तियां त्रिकोण आकार की होती हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात होते हैं। पाइनस के नर युग्मोद्भिद में प्रोथैलस कोशिकाओं की संख्या होती है। पाइनस के नर युग्मोद्भिद में प्रोथैलस कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? पाइनस के नर मेल गैमेटोफाइट में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या 1 होती है। प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर इन संचरण ऊतक पाया जाता है।
संचरण ऊतक जो होता है किस में पाया जाता है? साइकस के पत्रक में। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? साइकस के पत्रक में। लीफलेट ऑफ साइकस, साइकस के लीफलेट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन ऊतक साइकस के पत्रक लीफलेट में पाया जाता है। हाइपोडर्मिस के नीचे, साइकस में हाइपोडर्मिस जो पत्ती के टीएस हम काटते हैं तो हाइपोडर्मिस के नीचे सुविकसित मेसोफिल मिलती है। यह पेलिसेट या स्पंजी पैरेन्काइम कोशिकाओं की बनी होती है। मेसोफिल कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। मध्य सिरा, अब मध्य सिरा की बात जहाँ आती है, पत्तियों का इनके जो लीफलेट होते हैं उनके मध्य सिरा बंडल के दोनों ओर वाहिनिकाओं जैसी कोशिकाएं होती हैं। छोटी छोटी पतली पतली कोशिकाएं, मतलब ट्रैकेट्स लाइक सेल्स के दो समूह मिलते हैं जिसमें प्राथमिक ट्रांसफ्यूजन ऊतक कहते हैं। हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। पेलिसेट और स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच लंबी वाहिनिकाएं जैसी कोशिकाओं की 2-3 परतें मिलती हैं। ये कोशिकाएं मध्य सिरा से लेकर दोनों पक्षों के किनारे तक अनुपस्थित रूप से फैली रहती हैं, जिसे सहायक या द्वितीय ट्रेबिकुली ऊतक कहते हैं। जिसे सहायक या द्वितीय ट्रेबिकुली ऊतक कहते हैं। आप जानते हैं कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आकार, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? साइकस के पत्रक लीफलेट में। साइकस के लीफलेट, पत्ती के छोटे छोटे जो पार्ट लीफलेट होते हैं उनमें ट्रांसफ्यूजन ऊतक पाए जाते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। ये क्या है? पतली पतली जो है बंडल शीथ के नीचे जो है ये क्या है? वाहिकाएं पाई जाती हैं। किसके? मिड शीथ के दोनों ओर, मिड शीथ के दोनों ओर पाई जाती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं, क्योंकि यह ट्रांसफ्यूजन में मदद करता है, पार्श्वी ट्रांसफ्यूजन में मदद करता है, या पानी तथा खनिज लवणों के चलन कंडक्शन में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। कौन है? जिंकगो जो है साइकस और कोनिफर्स के मध्य की संयोजक कड़ी है। जिंकगो सजीव और निर्जीव जातियों का सदस्य है। तो यह क्या है? जिंकगो साइकस और कोनिफर्स के बीच का मध्य संयोजी कड़ी है। जिंकगो क्या है? गिंगो या जिंकगो। अगला क्वेश्चन है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में, एक अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। उसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र हैं? देखिए, जिम्नोस्पर्म के आल सेल में जो है 2n गुणसूत्र। देखिए, एक अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष में 8 गुणसूत्र होंगे। कितने होंगे? उसके भ्रूणपोष में 8 होंगे। कैसे? देखिए, 2n जो होता है उसके प्लांट के आल बॉडी में पाया जाता है, लेकिन उसके भ्रूणपोष में जो होता है n प्रकार का होता है। तो 8 दूनी 16 हुआ, तो 8 गुणसूत्र जो होता है एंडोस्पर्म होता है। तो एक अनावृत बीजी भ्रूणपोष में n होता है, n प्रकार का होता है, इसलिए 2n = 16, तो n = 8 हो जाता है। डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ, डॉग लाइकेन का कॉमन नाम, सामान्य नाम क्या है? डॉग लाइकेन का सामान्य नाम पेल्टीजेरा है। पेल्टीजेरा सामान्य नाम डॉग लाइकेन का है। इस प्रकार डॉग लाइकेन को क्या कहते हैं? डॉग लाइकेन को पेल्टीजेरा कहते हैं। सामान्य नाम डॉग लाइकेन को पेल्टीजेरा है। रेनडियर मास क्लेडोनिया रेंगीफेरा कहते हैं रेनडियर मास को। क्लेडोनिया रेंगीफेरा को रेनडियर मास कहते हैं। आइसलैंड मास को क्या कहते हैं? सिटरेरिया आइसलैंडिका। आइसलैंड मास को सिटरेरिया आइसलैंडिका कहते हैं। लिटमस को रोसेला टिकोरिया लिटमस को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। लिग्यूमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटने का आधार है। लिग्यूमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटने का क्या आधार है? लिग्यूमिनेसी कुल को दलपुंज, कोरेला एवं पुमंग एंड्रोसिना के आधार पर तीन उपकुलों में बांटा गया है। 3 उपकुलों में बांटा गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है? कौन सा ऐसा कुल है, फैमिली है जो सबसे बड़ी होती है? कौन सी फैमिली है? एस्ट्रेसी फैमिली। पुष्पी पादपों की सबसे बड़ी फैमिली कौन सी होती है? जो पुष्पी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें सबसे बड़ी फैमिली कौन सी होती है? एस्ट्रेसी को हम कंपोजिटी भी कहते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली को क्या कहते हैं? कंपोजिटी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 900 जनरा और 1300 जातियाँ आती हैं। 900 जनरा और 1300 जातियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है, पैपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। पैपस किसका रूपांतरण होता है? पैपस जो होता है कैलिक्स वाह दलपुंज का रूपांतरण होता है। पैपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। पैपस किसका बना होता है? रूपांतरित रूप है। पैपस जो कैलिक्स का वाह दलपुंज का रूपांतरित रूप है, कैलिक्स का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हींग। देखिए, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? हींग जो
सेफ्रोटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट बिलोंग द फैमिली। तो हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है, किस फैमिली की हींग का पौधा जो है किस फैमिली का है, तो यूफोरबिएसी। किसका नहीं, अम्बलीफेरी के, सॉरी। हींग जो होता है आस्को इडिटा, देखिए आस्को इटिडा पौधे से प्राप्त की जाती है जो अम्बलीफेरी कुल से संबंधित है। हींग जो होता है आस्को इटिडा पौधे से प्राप्त की जाती है। आस्को इटिडा पौधे से हींग प्राप्त की जाती है जो अम्बलीफेरी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पैपावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है। देखिए पैपावर पौधा होता है, उसके किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है, मतलब पौधे के कौन कौन से जड़, तना, रूट, ये सब पत्तियां होती हैं, तो इनके किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है। पैपावर सोमनीफेरम जिसे कहा जाता है। पैपावर पौधे से किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है, तो इसके कच्चे फल से, पैपावर से सोमनीफेरम से कच्चे फल से अफीम प्राप्त की जाती है। इनका औषधि रूप में उपयोग करके मॉर्फिन, औषधि रूप में प्रयोग करते हैं, कैसे, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेनिन, नार्सिनिन, नाजकेपिन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं जो दर्द निवारक होती हैं। कैसे होती हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। कच्चे फल किसके, पैपावर सोमनीफेरम के कच्चे फल से अफीम प्राप्त की जाती है। पैपावर सोमनीफेरम के पौधे के कच्चे फल से क्या प्राप्त अफीम प्राप्त की जाती है, जिसके अनेक प्रकार की दवाएँ बनाई जाती हैं जो दर्द निवारक होती हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, थिबेनिन, नार्सिइन, नाजकेपिन आदि दर्द निवारक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात को हम लोग करते हैं। जालिका व सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधों की होती है। देखिए जालिकावत द्विबीजपत्री का लक्षण है, लेकिन एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है। एक बीजपत्री जो एक्सेप्शन है वह किस पौधे में पाया जाता है। जालिका व सिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेशन वाले एक बीजपत्री पौधे स्माइलेक्स, देखिए स्माइलेक्स होता है, स्माइलेक्स जो ऑप्शन में है स्माइलेक्स है। और भी होते हैं जैसे कोलोकास, एलोकासिया, डायस्कोरिया। स्माइलेक्स ऑप्शन में आपके स्माइलेक्स जो होता है एक बीजपत्री पौधे में जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। कोलोकास में भी होता है, एलोकासिया में होता है, डायस्कोरिया में आदि में होता है, लेकिन स्माइलेक्स अधिक बार पूछा जाता है। तो कोलोकास, एलोकासिया, डायोस्कोरिया आदि में जो है एक बीजपत्री पौधे हैं, लेकिन इनमें जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गायनोबेसिन वर्तिका किस कुल में मिलती है। गायनोबेसिन वर्तिका किस कुल में मिलती है। गायनोबेसिन स्टाइल जो होती है, वर्तिका जो होती है किस कुल में मिलती है। गायनोबेसिन वर्तिका जो होती है वह लेबिएटी कुल में मिलती है, लेबिएटी कुल में पाई जाती है। इनमें पुष्पन में सीधी, देखिए इनमें पुष्पसन से सीधी जुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह क्या है, पुष्पासन से, क्या वर्तिका जो पुष्पासन से सीधी जुड़ी हुई प्रतीत हुई, पुष्पासन से सीधी जुड़ी हुई प्रतीत होती है तथा अंडाशय के मध्य से निकलती हुई दिखाई देती है। जब अंडाशय के मध्य से निकलती हुई दिखाई दे और पुष्पासन से सीधे जुड़ी हो, इस प्रकार के स्टाइल को हम क्या कहते हैं, गायनोबेसिन वर्तिका कहते हैं। इस प्रकार के स्टाइल को हम क्या कहते हैं, गायनोबेसिन स्टाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूम्स किसका रूपांतरण है। ग्लूम्स जो होता है किसका रूपांतरण है। ग्लूम्स क्या है, ग्लूम्स जो होता है एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है। ग्लूम्स किस चीज़ से बना होता है, ब्रैक्ट। पोएसी कुल जैसे गेहूं में होता है, पोएसी कुल के पुष्प में ग्लूम्स सहपत्र का रूपांतरण है। पोएसी कुल के पुष्प में ग्लूम्स सहपत्र ब्रैक्ट का रूपांतरण है। ग्लूम्स छोटी सूखा हुआ सहपत्र है जो स्पाइकलेट के ऊपर स्थित होता है, क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है, प्रशांत केंद्र। क्यूसेंट सेंटर जो चूसक दाव उत्पन्न करता है प्रशांत से कहाँ स्थित होता है, रूट एपेक्स पर। यह रूट एपेक्स के मध्य स्थित होता है। प्रशांत के क्यूसेंट सेंटर जो होता है रूट एपेक्स के मध्य में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइलोसिस किस में पाया जाता है। टाइलोसिस जो होता है जाइलम वेसल्स में पाया जाता है। टाइलोसिस किस में पाया जाता है, जाइलम वेसल्स में, जाइलम वाहिकाओं में पाया जाता है। जाइलम वाहिकाओं में क्या पाया जाता है, टाइलोसिस पाए जाते हैं। गुब्बारे जैसी उभार होते हैं जाइलम के अंदर, जो जाइलम के अंदर जो टाइलोसिस होते हैं या कैसे गुब्बारे जैसी उभार इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, इसे टाइलोसिस कहते हैं। जाइलम वाहिकाओं में निकलते हैं, जाइलम वाहिकाओं में निकलते हैं और उनको अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है।
इसी को हम क्या कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं। एम्फीबेसल संवहन पूल किस में पाया जाता है? एम्फीबेसल वैस्कुलर बंडल अकर इन, एम्फीबेसल संवहन बंडल किस में पाया जाता है? एम्फीबेसल जो होता है ड्रेसिना में पाया जाता है। एम्फीबेसल संवहन बंडल ड्रेसिना में पाया जाता है, जिसको फ्लोएम केंद्री भी कहते हैं। फ्लोएम मध्य में हो, जाइलम चारों ओर से हो, तो फ्लोएम केंद्री भी कहते हैं, एम्फीबेसल कहते हैं, क्योंकि इनमें फ्लोएम केंद्र में स्थित होता है, जाइलम के चारों ओर घेरे में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती है तो इसे कहा जाता है? व्हेन सिनर्जिट एंड एंटीपोडल मैक द एम्ब्रियो। जब सिनर्जिट सहायक कोशिकाएं और एंटीपोडल कोशिकाएं जो होती है एम्ब्रियो बनाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस। जब सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल और सिनर्जिट सेल कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तो इसे एम्फीमिक्सिंग कहते हैं। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक, संलयन, सिनगेमी अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। जब कभी कभी जो है अर्धसूत्री विभाजन पुष्प में नहीं हुआ और युग्मक संलयन सिनगेमी नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें नए पौधे बन जाते हैं, नए पौधे का निर्माण हो जाते हैं। इसी को एपोमिक्सिस कहते हैं। आसंजनन, आसंजनन कहते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, कायिक जनन एक तो होता है जैसे जब एक अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ और दूसरे माध्यम से पौधे बन गए तो कायिक जनन, तो इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस दो प्रकार के होते हैं, कायिक जनन के द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन में बीज नहीं बनते हैं, बीज नहीं बनते हैं। किसी कलिका से एक नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गन्ना आलू, गन्ने आलू में कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन भी एक क्या है? एपोमिक्सिस का रूप है। दूसरा है अनिषेक बीजता, एगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता। इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, जिससे लैंगिक जनन नहीं हुआ, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है प्रजनन बीज द्वारा, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है। लेकिन अनिषेक बीजता एगैमोस्पर्मी में क्या होता है? इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। निम्न प्रकार का होता है अपस्थानी एडवेंटेटिव एंटीरियनी। देखिए, अपस्थानिक भ्रूणता पहला प्रकार है, इसमें बीज संयुग्मन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता लेकिन बीज बनता है। अपस्थानिक भ्रूणता, द्विगुणित बीजयुड़ता, डाइप्लोस्पोरी, अपबीजाणुता, अपबीजाणुता। ये तीन कंडीशन बनती है, तीन कंडीशन प्राप्त होती है, जिसमें एगैमोस्पर्मी कहते हैं, अपबीजाणुता जिसे एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एवेंटिटिव एंटीरियोगेनी, अपस्थानिक भ्रूणता, द्विगुणित बीजयुक्तता, डिप्लोस्पोरी, अपबीजाणुता, एपोस्पोरी। ये तीन कंडीशन बनती है। इस प्रकार के जो में बीज तो बनते हैं लेकिन इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। देखिए, जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागकण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है, तब बीज का भ्रूणपोष होता है, तब बीज का एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है। तो बीज का भ्रूणपोष इक्वल टू होता है फीमेल प्लस मेल का हाफ फीमेल के पार्ट को हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। तो फीमेल क्या है? 2n है। फीमेल जो है द्विगुणित है और मेल जो है चतुर्गुणित है। चतुर्गुणित को हाफ कर देना है तो 2n होता है 4n। मतलब जो बीज का भ्रूणपोष होगा 4n प्रकार का होगा, तो 4n प्रकार का होगा, मतलब चतुर्गुणित होगा। तो मतलब भ्रूणपोष जो होता है चतुर्गुणित होगा। जब फीमेल प्लस मेल अपान 2, फीमेल 2n होगा, द्विगुणित है और मेल 4 गुणित है, तो 4n/2 करके 2 + 2 2n + 2n इक्वल टू 4n हो गया। तो 4n जो होता है ये चतुर्गुणित क्या होगा? एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं में 200 पौधों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? गेहूं के 200 दानों के लिए, देखिए गेहूं में 200 दानों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? देखिए, गेहूं के 200 दाना बनना है तो इसमें 200 फीमेल चाहिए, फीमेल एग चाहिए, और फीमेल एग विभाजन होगा 200 विभाजन होगा तभी 200 एग बनेंगे। लेकिन मेल का क्या होता है? फीमेल प्लस मेल अपान 4। यहाँ मेल अपान 4 करना है। क्या करना है? मेल अपान 4 करना है।
तो यहाँ देखिए 200 दाना जो बना है, 200 दाने का जितना दाने हैं उसकी मात्रा 200/4 कर देना है। तो 4 में से 1 चाहिए, 4 में से 1 चाहिए, तो 200/4 करके 50 आ गया। 200 + 50 इक्वल टू 250, इसका आंसर आया। तो मतलब 200 के लिए इसमें 50 जो होते हैं, 50 विभाजन होना चाहिए। किसका विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होना चाहिए? मेल में। 50 विभाजन होगा तो 200 बन जाएंगे। 50 विभाजन होगा तो इसमें क्या है, 200 जो है स्पर्म का निर्माण होगा या परागकण का निर्माण होगा। मतलब 50 को 200, तो 200 परागकण का निर्माण करने के लिए 50 बार विभाजन चाहिए। देखिए जितने दाने हैं फीमेल का उतना पार्ट ले लेते हैं, 200 है तो 200 प्लस, और जितने भी दाने हैं 200/4 कर देंगे। तो हम मेल के जो है विभाजन को देख लेते हैं। मेल में कितने विभाजन होने चाहिए? 50 हुआ, और 200 250 इसमें विभाजन क्रिया होनी चाहिए। 200 दाने प्राप्त करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने होने चाहिए? 250। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ। केंद्रिका का संबंध किसके संश्लेषण से, केंद्रिका किसके संश्लेषण में का भाग लेता है? तो राइबोसोमल आरएनए। केंद्रिका न्यूक्लियोलस जो होता है राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण से संबंधित होता है, भाग लेता है। न्यूक्लियोलस के और भी क्या आकार हैं? प्रोटीन संश्लेषण के समय सहायक केंद्रक में राइबोसोम का आरएनए संश्लेषित होता है। राइबोसोम का आरएनए संश्लेषित होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण तीव्र गति से होता है उसमें देखा गया है कि केंद्रिका भी बहुत बड़ी होती है। केंद्रिका जो होती है बहुत बड़ी होती है। सूत्री विभाजन कुछ टिड्डों में देखा गया है। देखिए माइटोसिस कुछ टिड्डों में देखा गया है कि उनके केंद्रक में 2 केंद्रिका होती है। सूत्री विभाजन कुछ टिड्डों में देखा गया है कि उनमें केंद्रक में 2 केंद्रिका होती है। यदि इस प्रकार एक केंद्रिका को घायल नष्ट कर दिया जाए तो सूत्री विभाजन रुक जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूत्री विभाजन में केंद्रिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन में केंद्रिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है, रेफाइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ। रेफाइड्स किसके बने होते हैं? रेफाइड्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? रेफाइड्स जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। रेफाइड्स कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के रूप में खनिज क्रिस्टल मिलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल। यह पित्त या कार्टेक्स के छड़ के आकार रॉड शेप्ड पिरामिडी या कोड़ी अथवा सूत्राकार होते हैं। पतले क्रिस्टल को रेफाइड्स कहते हैं। पतले क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? तो रेफाइड्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। ये कैसे बनते हैं? अवशिष्ट पदार्थों के रूप में खनिज क्रिस्टल इनमें मिलते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। पित्त तथा कार्टेक्स के छड़ के रॉड शेप्ड पिरामिड, कोड़ी अथवा निडल लाइक होते हैं। पतले क्रिस्टल को रेफाइड्स कहते हैं। रेफाइड्स इडियोब्लास्ट में मिलते हैं। इडियोब्लास्ट में मिलते हैं। घास, गेहूँ, इक्कीसिटम आदि की पत्ती की सतह पर, गेहूँ, घास, इक्कीसिटम आदि की पत्ती की सतह पर सिलिका के क्रिस्टल मिलते हैं। सिलिका के क्रिस्टल मिलते हैं। फाइकस की पत्ती की वह त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल समूह मिलते हैं। अंगूर में से सिस्टोलिथ में, अंगूर में ये सिस्टोलिथ में मिलते हैं। अंगूर में किस में मिलते हैं? सिस्टोलिथ में मिलते हैं। तो एक रेफाइड्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। किसके? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरक जीन में 9:3:3:3:1 अनुपात किसमें रूपांतरित होता है? पूरक जीन में, कंप्लीमेंट्री जीन में 9:3:3:1 अनुपात किसमें रूपांतरित होता है? तो यह अनुपात जो है रूपांतरित होता है 9:7 में। कंप्लीमेंट्री जीन में जो रूपांतरित होता है तो किस अनुपात में होता है? यह 9:7 में होता है। देखिए पूरक जीन में 9:3:3:1 होता है। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है? कंप्लीमेंट्री में इस प्रकार होता है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? 9:3:4 होता है। तो कंप्लीमेंट्री जीन का जो होता है पूरक जीन में, देखिए रेशियो ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री जीन एज, तो इनमें क्या होता है जब हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल CC PP, कैपिटल CC रंगहीन, स्मॉल PP, स्मॉल CC, कैपिटल PP रंगहीन, मतलब 2 रंगहीन पौधों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, जो 2 रंगहीन पौधों के बीच हम मध्य क्रॉस कराते हैं तो
फर्स्ट जनरेशन में या फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, रंगीन प्लांट प्राप्त होते हैं, रंगीन पुष्प प्राप्त होते हैं। अगली बात हम क्या होता है, जब उसमें देखा जाता है तो जीन प्रारूप देखा जाता है, तो 9 जो है रंगीन आते हैं और 9 जो रंगीन आते हैं और 7 जो है रंगहीन होते हैं। 9 रंगीन होते हैं और 7 जो होते हैं रंगहीन होते हैं। ये किसका अनुपात है, लक्षण रूप दृश्य रूप अनुपात जो होता है। जब हम लक्षण रूप देते हैं जो हमें दिखाई देता है फिजियो, तो उसमें क्या हमें दिखाई देता है, रंगीन। फिर जीनोटाइप रेशियो क्या था, 9:3:3:3:1। यदि हम इसी का फिनोटाइप देखते हैं, लक्षण प्रारूप देखते हैं, तो क्या है होगा, 9:7 होगा। 9 क्या होगा, 7 होगा। तो 9:7 जो होगा इसका दृश्य रूप होता है, तो इसका यही आंसर होगा, 9:7 होगा। तो पूरक जीन में 9:3:3:1 अनुपात किस में रूपांतरित होता है, 9:7 में होता है। हम इसमें और भी रूप में देखें, इनहिबिटरी जीन एक्शन में क्या होता है, निरोधक जीन क्रिया में। निरोधक जीन क्रिया में क्या होता है, देखिए निरोधक द्विक जीन हम ऐसे देखते हैं, द्विक जीन क्रिया में डुप्लीकेट जीन रिएक्शन में 15:1 होता है, द्विक जीन डुप्लीकेट जीन रिएक्शन में। और इनहिबिटरी जीन रिएक्शन में 13:3 होता है, 15:1, 13:3 निरोधक में होता है। मास्किंग जीन एक्शन में 12:1:3 तो एक होता है। पॉलीमेरिक जीन एक्शन में 9:6:1 होता है। तो इस प्रकार से द्विक निरोधक गोपन मास्किंग इनहिबिटरी 13:3 12:3 और बहुत पॉलीमेरिक जीन एक्शन में 9:6:1 प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तो यह घटना कहलाती है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तो यह घटना क्या कहलाती है, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर, पूरक कारक कहलाता है। संपूरक जीन कम्प्लीमेंट्री जीन के अंतर्गत एक आनुवंशिक लक्षण के दृश्य रूप प्रकटन में जीनों की 2 विभिन्न एलील जोड़ियों के बीच ऐसी प्रभाविता होती है कि किसी भी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब दूसरी जोड़ी का प्रबल जीन भी उपस्थित हो। पूरक या संपूरक जीन में 9:3:3:1 का अनुपात 9:7 में रूपांतरित हो जाता है। पूरक जीन या संपूरक जीन में 9:3:3:1 का अनुपात 9:7 में रूपांतरित हो जाता है। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तो यह घटना कहलाती है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर, पूरक कारक। तो इसका फैक्टर क्या, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर था। संपूरक जीन के अंतर्गत कम्प्लीमेंट्री जीन के अंतर्गत एक आनुवंशिक लक्षण के दृश्य रूप प्रकटन में जीनों की 2 विभिन्न एलील जोड़ियों के बीच ऐसी प्रभाविता होती है कि किसी एक जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है किसी एक जीन के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब दूसरी जोड़ी का प्रबल जीन की भी उपस्थित हो। पूरक तथा संपूरक जीन में 9:3:3:1 का अनुपात 9:7 में रूपांतरित हो जाता है। पूरक या संपूरक जीन में 9:3:3:1 का अनुपात 9:7 में रूपांतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनेज का एक घटक है। नाइट्रोजनेज का एक घटक है मॉलिब्डेनम या आयरन व आयरन। देखिए 2 चीज़ें होता है, मॉलिब्डेनम व आयरन नाइट्रोजनेज एंजाइम के घटक होते हैं। 2 होते हैं, लेकिन इसमें आपका मॉलिब्डेनम दिया है तो मॉलिब्डेनम ऑप्शन सही होगा। तो दोनों होते हैं, अगर आयरन दिया है या मॉलिब्डेनम दिया है तो ये क्या है, नाइट्रोजनेज के घटक होते हैं। कौन कौन, मॉलिब्डेनम व आयरन दोनों नाइट्रोजनेज के घटक होते हैं। लेकिन मॉलिब्डेनम आपको दिया है, आयरन नहीं दिया है, तो आयरन रहे तो भी आयरन मॉलिब्डेनम का होगा। या नाइट्रोजनेज का जो है एक घटक है, नाइट्रोजनेज का एक पार्ट है मॉलिब्डेनम या आयरन, दोनों में से एक दिया है कोई तो एक होगा। तो मॉलिब्डेनम इसमें दिया है, तो मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजनेज एंजाइम के घटक होते हैं। वह आयरन भी होता है, तो आयरन को भी जानते रहिए। विच वन इज ए C4 प्लांट। कौन सा एक C4 प्लांट है। C4 पौधा कौन सा है, मक्का क्या है, जबकि मटर, पपीता, आलू ये C4 प्लांट नहीं है। मेज जो है एक C4 प्लांट है। C4 चक्र अधिकतम उष्णकटिबंधीय पौधों में मिलता है। C4 चक्र अधिकतम उष्णकटिबंधीय पौधों में मिलता है, जैसे गन्ना, ज्वार मतलब शुगर कैन, sorghum ज्वार, चौराई, अमरंथस चौराई, मक्का, जी मेज और
डिजिटेरिया ब्राउनी, एंट्रीलेक्स रोजिया, एट्रिप्लेक्स रोजिया आदि, जिसमें क्रैंच टाइप का शारीरिक संरचना क्रैंच प्रकार का शारीरिकी पाई जाती है। क्रैंच प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है। पत्तियों में पर्ण मध्योतक मेसोफिल, खम्भ मृद उतक, पैलिसेड पैरेन्काइमा तथा स्पंजी मृद उतक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में विभाजित नहीं होता है। पत्तियों में क्या होता है? पर्ण मध्योतक मेसोफिल, खम्भ पैलिसेड पैरेन्काइमा तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में विभाजित नहीं होता है। पत्तियों में ये चीज़ें विभाजित पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभाजित नहीं होती हैं। क्या विभाजित है? पर्ण मध्य मेसोफिल दोनों में विभाजित नहीं होता है। पैलिसेड टिश्यू अनुपस्थित होता है। इसमें पैलिसेड टिश्यू जो होता है अनुपस्थित होता है। संवहन मंडल के चारों तरफ बंडल शीथ मिलती है। इनके संवहन मंडल में चारों ओर बंडल शीथ मिलती है, जिसकी कोशिकाओं में बड़े बड़े हरित लवक मिलते हैं। इनकी कोशिकाओं में बड़े बड़े हरित लवक मिलते हैं, जिसमें दो तरह के हरित लवक पाए जाते हैं। दो तरह के हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें मेसोफिल कोशिकाओं में C4 चक्र, मेसोफिल कोशिकाओं में C4 चक्र और बंडल शीथ में C3 चक्र चलता है। बंडल शीथ में जो है C3 चक्र चलता है। मेसोफिल कोशिकाओं में C4 चक्र और बंडल शीथ में C3 चक्र चलता है। C4 पौधों में क्या है? C4 पौधों जैसे कुछ पौधों में जो उष्णकटिबंधीय पौधे उसमें मिलते हैं, जैसे मैं कुछ नाम मैंने लिया, गन्ना, ज्वार, चौराई, मक्का, डिजिटेरिया ब्राउनी, तो आदि। इनमें क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है, क्रैंच प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है। इसमें जैसे पैलिसेड टिश्यू अनुपस्थित होता है। संवहन मंडल के चारों ओर बंडल शीथ मिलती है और बड़े बड़े हरित लवक मिलते हैं। दो तरह के हरित लवक पाए जाते हैं। इनमें मेसोफिल कोशिकाओं में C4 चक्र चलता है। तो C4 चक्र किन कोशिकाओं में चलता है? मेसोफिल में। और बंडल शीथ में C3 चक्र चलता है। मतलब दोनों चक्र चलता है, C4 C3 दोनों होता है, लेकिन C3 बंडल शीथ में होता है, मेसोफिल में C4 चक्र चलता है। विच इज द स्ट्रेस हार्मोन्स, मतलब अगला क्वेश्चन है कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन्स है? तो ABA एब्सिसिक एसिड जो होता है एक ऐसा हार्मोन्स है जो एक स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाता है, क्योंकि इस हार्मोन्स का उत्पादन विपरीत परिस्थितियों में जैसे सूखा, जल जमाव आदि के समय होता है। एब्सिसिक एसिड अम्ल का आकार, ये इसका उत्पादन कब होता है? इस हार्मोन्स का उत्पादन कब होता है? विपरीत परिस्थितियों में जैसे सूखा पड़ गया, जल जमाव आदि के समय होता है। एब्सिसिक एसिड अम्ल का कार्य करता है, एब्सिसिक एसिड जो है एक अम्ल का कार्य करता है, या पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में बिल्गन परत एब्सेशन लेयर का निर्माण करके बिल्गन में सहायता करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है यह क्या काम करता है? यह पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में बिल्गन परत एब्सेशन लेयर का निर्माण करके बिल्गन में सहायता करता है। कलियों की वृद्धि, और दूसरा काम क्या है? कलियों की वृद्धि, बीजों के अंकुरण को रोकता है। कलियों की वृद्धि को रोक देता है, बीजों के अंकुरण को रोक देता है। ABA रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है। ABA जो है रंध्रों को भी बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। यह आलू के कंद बनने में सहायता करता है। और यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन दोनों को रोकता है। तो कौन सा स्ट्रेस हार्मोन्स, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। ABA को, एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं? ABA हार्मोन्स को, एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं? एक स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दीप्तकालिता, फोटोपिराडिज्म, जिसे हम क्या दीप्तकालिता को क्या कहते हैं? फोटोपिराडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फोटोपिराडिज्म शब्द का प्रयोग जो है गार्नर और एलार्ड के द्वारा दिया गया। फोटोपिराडिज्म दीप्तकालिता का शब्द का प्रयोग गार्नर और एलार्ड के द्वारा दिया गया। दीप्तकालिता फोटोपिराडिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में गार्नर एवं एलार्ड द्वारा किया गया। पौधों के फलने फूलने वृद्धि, देखिए ये जो है दीप्तकालिता क्या था? पौधों के फलने फूलने वृद्धि, प्रजनन और उसके भौगोलिक वितरण, प्रकाश की अवधि ड्यूरेशन ऑफ लाइट का प्रभाव पड़ता है। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय की वृत्त अनुक्रिया को ही दीप्तकालिता कहते हैं, फोटोपिराडिज्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में दिन और रात के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को ही दीप्तकालिता कहलाती है। प्रकाश के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। लंबे दिन वाले पौधे, लॉन्ग डे प्लांट, जैसे लॉन्ग डे प्लांट में कौन आता है? जिसमें बहुत समय तक प्रकाश चाहिए, मूली, गेहूँ, चुकंदर आदि।
मतलब मूली, गेहूँ, चुकंदर जो होता है ये लंबे लॉन्ग डे वाले प्लांट होते हैं, इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। छोटे दिन वाले पौधे शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं सोयाबीन और तंबाकू शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। दिन उदासीन पौधे डे नेचुरल प्लांट होते हैं, जिन्हें एक बराबर प्रकाश या बराबर छाया की जरूरत पड़ती है। कपास, मटर इत्यादि। कपास और मटर ये क्या है, डे नेचुरल प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट मूली, गेहूँ, चुकंदर शॉर्ट डे प्लांट सोयाबीन, तंबाकू शॉर्ट डे वाले होते हैं। डे नेचुरल में क्या आते हैं, कपास, मटर आता है। कपास, मटर इसे दीर्घकालिता कहते हैं। दीर्घकालिता की खोज 1920 ईस्वी में गार्नर और एलायड द्वारा किया गया। 1920 में गार्नर और एलायड द्वारा किया गया। दीर्घकालिता की खोज 1920 में गार्नर और एलायड द्वारा किया गया। तो उन्होंने तो प्रकाश की पड़ने की अवधि के ऊपर है। तो अवधि पर क्या उनमें जो फल फूल लगते थे या फूल लगते थे उनके आधार पर नहीं बांटा गया 3 रूपों में। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे नेचुरल प्लांट। लॉन्ग डे में मूली, गेहूँ और चुकंदर आता है। शॉर्ट डे में क्या आता है, सोयाबीन, तंबाकू आता है। और उदासीन नेचुरल में क्या आता है, डे नेचुरल प्लांट में क्या आता है, कपास, मटर आते हैं। कपास और मटर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इडेफिक कारक का संबंध है। इडेफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू। इडेफिक फैक्टर किससे संबंधित, सॉइल मृदा से। इडेफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू सॉइल मृदा से। इडेफिक फैक्टर का संबंध मृदा से है। ये वे कारक है जिसके अंतर्गत मृदा से संबंधित सभी चीज़ें जैसे मृदा का निर्माण, मृदा की संरचना, उसमें पाए जाने वाले खनिज, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव व मृदा में होने वाले सभी परिवर्तन आदि आते हैं, मृदीय कारक कहलाते हैं। ये वे कारक है जिसके अंदर मृदा में संबंधित सभी चीज़ें जैसे मृदा का निर्माण, मृदा की संरचना, उसमें पाए जाने वाले खनिज, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा में होने वाले सभी परिवर्तन आदि आते हैं। तो देखिए क्या है, इडेफिक कारक का संबंध किससे है, मृदा से। देखिए इडेफिक फैक्टर का संबंध किससे, इडेफिक फैक्टर का संबंध मृदा से। ये वे कारक है जिसके अंदर मृदा से संबंधित सभी चीज़ें जैसे मृदा का निर्माण होना इडेफिक फैक्टर में आता है, मृदा की संरचना इडेफिक फैक्टर में आप कह सकते हैं, इसमें पाए जाने वाले खनिज, कार्बनिक पदार्थ, मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा में होने वाले सभी परिवर्तन किसमें, इडेफिक कारक में आते हैं, इडेफिक फैक्टर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। तो सर्वोत्तम सूचक लाइकेन होते हैं। SO2 के सर्वोत्तम सूचक कौन होते हैं, SO2 के सर्वोत्तम सूचक जो होते हैं लाइकेन होते हैं। तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं। लाइकेन एक प्रकार का मिश्रित जीव है। आप जानते हैं कि ये कवक और शैवाल 2 जातियों के से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन के कवक घटक को माइक्रोबियांड कहते हैं। लाइकेन के कवक घटक को माइक्रोबियांड कहते हैं तथा शैवाल घटक को फाइकोबियांड कहते हैं। दोनों घटक परस्पर इस प्रकार रहते हैं कि एक ही सूखा थैलस बना लेते हैं और एक ही जीवधारी की तरह व्यवहार करते हैं। अधिकांश जीव वैज्ञानिकों का मत है कि लाइकेन थैलस एक प्रकार का परस्पर सहजीवी उदाहरण है। शैवाल तथा कवक दो भोजन की आपूर्ति शैवाल द्वारा कवक को भोजन दी जाती है। शैवाल कवक को क्या देता है, भोजन देता है। बदले में कवक शैवाल को सुरक्षा, जल, नाइट्रोजन पदार्थ, खनिज आदि प्रदान करता है। बदले में कवक क्या देता है, शैवाल को सुरक्षा देता है, वो अपने ऊपर रखता है, जल, नाइट्रोजनी पदार्थ और खनिज लवण आदि प्रदान करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं की इसकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में तो इसकी वृद्धि पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार यह सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है, वायु प्रदूषण का क्या है, सूचक है। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग का संबंध किससे है। इटाई रोग का संबंध जो होता है प्रदूषक से है, कैडमियम पॉल्यूशन से। कैडमियम पॉल्यूशन से, कैडमियम के द्वारा इटाई रोग होता है। इटाई रोग का संबंध कैडमियम CD प्रदूषण से है। CD कैडमियम प्रदूषण से। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। कैडमियम के कण जो होता है रिस्पायरेटरी पॉइजन की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्तदाब को बढ़ाते हैं। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्तदाब को बढ़ाते हैं। फादर ऑफ इंडियन भारतीय पुरावनस्पति के जनक कौन है, पैलियोबॉटनी कौन है। भारतीय पुरावनस्पति के जनक कौन है, तो भारतीय बीरबल साहनी जो है पैलियोबॉटनिस्ट है, पुरावनस्पति के जनक है। कौन है, भारतीय पुरावनस्पति के जनक फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी बीरबल साहनी है। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय वनस्पति शास्त्री कौन है, P माहेश्वरी जो है एम्ब्रियोलॉजी के हैं, एम्ब्रियोलॉजी के जनक हैं। केसी मेहता जो है प्लांट पैथोलॉजी के हैं,
पी महेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी, पी महेश्वरी किसके, एम्ब्रियोलॉजी के। और बीरबल साहनी आपने देखा पैलियो बॉटनी के। पी महेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो पी महेश्वरी। केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी, केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी। एस आर कश्यप जो होता है ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी से संबंध है। ए आर कश्यप ब्रायोलॉजी, केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी, पी महेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज, विकास की इकाई क्या है, विकास की इकाई क्या है, जनसंख्या। विकास की इकाई क्या है, देखिए विकास की इकाई क्या है, इवोल्यूशन। विकास की इकाई है पॉपुलेशन, जनसंख्या, जबकि समूह, समुदाय और जाति ये नहीं है, कम्युनिटी, ग्रुप और स्पीसीज ये नहीं है। विकास की इकाई जनसंख्या है। विकास की इकाई को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर जीनोटाइप की स्थिति देखी जाती है, किंतु विकास की इकाई जनसंख्या को माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या में विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि जनसंख्या में विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए हम विकास को कैसे किस रूप में देखते हैं, जीवधारी के जन्म के से लेकर जीनोटाइप को देखते हैं, उसके द्वारा भी हम देखते हैं। लेकिन हमें क्या चीज़, मेन चीज़ दिखाई देती है जनसंख्या कि विकास के दौरान होने वाले उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे विकास की इकाई कहते हैं। हम इसे जनसंख्या को विकास की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। नैक्ड वायरस आर, नग्न विषाणु हैं, नग्न विषाणु को हम क्या कहते हैं, वायरॉइड कहते हैं। वायरॉइड VIROIDS वायरॉइड्स कहते हैं। वायरॉइड्स नग्न विषाणु है। डीएनर और रेमर ने 1967 ईस्वी में अधिक साधारण संक्रामक कारकों की खोज की, इनको वायराइड्स नाम दिया। वायराइड मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं, केवल आरएनए के खंड होते हैं। किसने खोजा था, डीएनर और रेमर ने 1967 ईस्वी में वायराइड्स की खोज की। वायराइड्स केवल आरएनए से बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं, आरएनए से बने होते हैं। इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, परंतु इसमें संक्रमित कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे अधिक छोटे कारक हैं। पादप में जो रोग उत्पन्न करते हैं वायराइड, ये सबसे छोटे कारक होते हैं। सबसे छोटे कारक कहते हैं वायराइड्स होते हैं, तो वायराइड्स जो होते हैं क्या है, इनकी खोज किसने की थी, डीएनर और रेमर ने 1967 ईस्वी में की थी। ये आरएनए के केवल खंड से बने होते हैं और इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे हम वायराइड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए। प्रथम जो एम्फीबियन कब एपियर हुए, तो कब एपियर होते हैं, प्रथम उभयचर डियोनियम काल में उत्पन्न हुए। किस में, प्रथम उभयचर जो है डियोनियम काल में उत्पन्न हुए। डियोनियम काल की जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल था। मछलियों के लिए क्या था, सर्वाधिक अनुकूल था। कारण फलस्वरूप से मत्स्य युग एज ऑफ फिश की संज्ञा प्रदान की जाती है। डियोनियम एज ऑफ फिश की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस शक में उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रथम उभयचर स्ट्रेगोसिफेलिया का विकास इसी काल में हुआ। प्रथम उभयचर जो कौन था, स्ट्रेगोसिफेलिया जो है प्रथम उभयचर था, एम्फीबियन था। इनका विकास इसी काल में, किस डिवोनियम काल में हुआ। डिवोनियम काल में स्ट्रेगोसिफेलिया जो प्रथम उभयचर था उसका विकास हुआ। इसके अलावा जमीन पर जंगलों का जन्म हुआ। फर्न जैसी वनस्पतियों का विकास हुआ। डियोनियम में क्या हुआ, फर्न अधिक मात्रा में फर्न पाए गए। अगला क्वेश्चन है, लेडरबर्ग रिप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। लेडरबर्ग रिप्लिका प्रयोग की व्याख्या करता है। किसकी प्रयोग की व्याख्या करता है, डार्विनवाद की, डार्विन्स थ्योरी की। डार्विनवाद की व्याख्या लेडरबर्ग रिप्लिका प्रयोग की व्याख्या करता है। लेडरबर्ग रिप्लिका प्रयोग डार्विनवाद की व्याख्या करता है। रिप्लिका प्लांटिंग की व्याख्या एस्थर लेडरबर्ग ने, देखिए लेडरबर्ग रेप्लिका का प्रयोग डार्विनवाद की व्याख्या करता है। लेडरबर्ग रेप्लिका का प्रयोग डार्विनवाद की व्याख्या करता है। रेप्लिका प्लांटिंग की व्याख्या एस्थर लेडरबर्ग ने 1952 ईस्वी में की थी। रेप्लिका प्लांटिंग की व्याख्या एस्थर लेडरबर्ग ने 1952 ईस्वी में की थी। इस तकनीक का प्रयोग माइक्रोबियल तकनीकी के दौरान किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं लेडरबर्ग रिप्लिका की प्रयोग व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, तो डार्विन थ्योरी की व्याख्या करता है। लेडरबर्ग रिप्लिका का प्रयोग व्याख्या करता है किस थ्योरी की, डार्विन थ्योरी की व्याख्या करता है। रिप्लिका प्लांटिंग की व्याख्या एस्थर लेडरबर्ग ने 1952 में की थी। रेप्लिका प्लांटिंग की व्याख्या एस्थर लेडरबर्ग ने 1952 में की थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। द
क्लोजेस्ट रिलेटिव मॉडर्न मैन इज, आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी जो है क्या है? आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। दिए गए विकल्प में आधुनिक मानव निकट संबंधी चिंपैंजी है या कपवंश के अंतर्गत आते हैं, जबकि औरंगटाउन, गिब्बन, गोरिल्ला ये जो है निकट संबंधी नहीं है, जबकि चिंपैंजी जो है आधुनिक मानव के संबंधी है या कपवंश के अंतर्गत आते हैं। ज्ञातव्य है कि क्रो-मैग्नन मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। क्रो-मैग्नन मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। लीमर इड्री इज फाउंड इन, लीमर इड्री पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मेडागास्कर में। लीमर इड्री पाया जाता है मेडागास्कर में। लीमर इड्री मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लीमर इड्री जो कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर द्वीप पे पाया जाता है। लीमर शब्द रोमन माइथोलॉजी के अनुसार घोस्ट और स्पिरिट के अर्थ में प्रयोग होता है। घोस्ट और स्पिरिट के अर्थ में प्रयोग होता है। लीमर इड्री एक प्रकार का प्राइमेट्स है। क्या है? एक प्रकार का प्राइमेट्स है जो कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में पाया जाता है। जो मेडागास्कर द्वीप पर पाए जाते हैं, इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइलेंट अवस्था होती है, तो साइलेंट अवस्था कहाँ बनती है? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइलेंट अवस्था कहाँ बनती है? साइलेंट अवस्था जो होता है या कहाँ बनता है? मानव के लाल रुधिराणु में। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइलेंट अवस्था मानव के लाल रुधिराणु आरबीसी या यकृत में पाया जाता है। आरबीसी या यकृत में पाया जाता है, तो मतलब अधिकतर आरबीसी हम देखते हैं। साइलेंट अवस्था यकृत में भी रहता है, आरबीसी दोनों में पाया जाता है साइलेंट अवस्था। तो आरबीसी मानो अगर आरबीसी दिया, लीवर दिया, तब भी लीवर भी लगा सकते हैं, या आरबीसी दिया उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें आरबीसी मानव के लाल रुधिराणु में आरबीसी दिया है तो हम उसमें लगाएंगे। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की साइलेंट अवस्था किसमें होती है? आरबीसी में भी पाई जाती है और लीवर में की सेल में भी होती हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों 125 क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2010 समाप्त होता है। यदि प्यारे दोस्तों यदि इसमें से आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो अपने एग्जाम के प्रति, बायोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम के प्रति, टीजीटी जीपी पीजीटी से संबंधित, प्यारे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें जिसको आवश्यकताएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।